लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और बिना मेहनत का किसी का जय जयकार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। तो गाइज, आज हम लोग पूरे मोटिवेशन से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और मेरा टॉपिक है विकास। और आज हम लोग सीडीपी के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का धज्जी उड़ाते हैं, जो आपके सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है, चाहे वह सीटेट हो या बिहार का 7 फेज हो, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर शुरू हो रहे हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है विकास, जिसको कि हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। तो देखिए, हम लोग वैसे वैसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो विकास के पहले पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि विकास क्या है? हमारा प्रगतिशील है, यानी विकास हमारा क्या है? प्रोग्रेसिव है। विकास हमेशा प्रगतिशील होता है, अर्थात वह आगे बढ़ता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले मनुष्य जो था वो आदि मानव था कि नहीं? हम लोग क्या थे? आदि मानव, आदि मानव। लेकिन अभी देखो, हम लोग ज्ञानी मानव हुए, हम लोग ज्ञानी मानव में कन्वर्ट हुए, और अभी तो हम लोग ज्ञानी मानव से भी आगे हो गए, यानी सुपर मानव के तरफ चले गए। तो क्या हो गया? ये विकास आपका प्रगतिशील है, प्रगति हुआ, आगे बढ़ा। यानी आदि मानव से ज्ञानी मानव, और ज्ञानी मानव से सुपर मानव के तरफ जो गया, ये प्रगति किया भाई। तो विकास क्या है? हमारा प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। विकास हमारा लचीला भी है। जिस तरह रबड़ लचीला है, उसी तरह विकास लचीला है। तो आप समझे, विकास क्या है? हमारा प्रगतिशील है, यानी विकास आगे की तरफ बढ़ता है, ये पीछे की तरफ नहीं घटता है। यानी विकास हमेशा आगे बढ़ता है, जैसे आदि मानव से ज्ञानी मानव के तरफ ये प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। और विकास क्या है? लचीला है। अब देखो, अगर आपको अच्छा परिवेश होगा तो क्या होगा? आपका विकास कुछ और हो जाएगा। अगर आपको परिवेश खराब मिलेगा तो आपका विकास कुछ और हो जाएगा। तो विकास को हम कहते हैं लचीला। जिस तरह हम रबड़ को क्या करते हैं? खींच कर, जैसे इतना बड़ा रबड़ है, उसको हम खींच कर क्या करते हैं? इतना बड़ा रबड़ बना देते हैं। उसी तरह विकास हमारा लचीला है, इसको जिस तरह का हम परिवेश देंगे उस तरह का विकास होगा। विकास के तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास कैसे चलता है? ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी पहले देखो, आप एक छोटे से बच्चे की बात करो तो बच्चा क्या करता है? सामान्य क्रिया करता है, वो सामान्य क्रिया करता है, ठीक है। और सामान्य क्रिया करने के बाद तब वो विशेष यानी विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे वो पहले शुरू में क्या होता है? बच्चा पहले बैठना सीखता है ना, समझिए आप। फिर बच्चा क्या होता है? चलना सीखता है ना। फिर बच्चा क्या होता है? वो दौड़ना सीखता है ना। तो आप ऐसे कहिए, देखिए ये सामान्य से विशिष्ट हुआ कि नहीं? यानी बैठना से ये दौड़ना की तरफ गया, ये सामान्य से विशिष्ट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि भाई ये सरल से जटिल की ओर जाता है, ये सरल से जटिल की ओर जाता है, समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। विकास बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है भाई। विकास बहुआयामी है, यानी ये कुछ क्षेत्र में तीव्र है और कुछ क्षेत्र में धीमा है। जैसे एक बच्चा है, देखो वो पढ़ने लिखने के क्षेत्र में धीमा है, ठीक है, लेकिन देखो खेल और कूद में वो क्या है? तेज है। तो इसको हम कहेंगे बहुआयामी। कुछ क्षेत्र में तीव्र है, कुछ क्षेत्र में धीमा है, ठीक है। विकास क्या है? परिमाणात्मक है और गुणात्मक है। विकास दोनों चीज़ें, विकास परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है। परिमाणात्मक को हम नाप या तौल सकते हैं, ठीक है। जैसे शरीर का लंबाई है, वजन है, IQ है, ये सब को हम परिमाणात्मक यानी नाप सकते हैं। लेकिन बहुत सारा चीज़ें गुणात्मक, जैसे किसी आदमी का सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको यह नहीं कह सकते कि भाई फलना आदमी का
इतना सामाजिक विकास हो गया। अब देखिए किसी का मान लीजिए नैतिक विकास हुआ, तो आप ये नहीं कर सकते हो नाप कर कि इसका इतना नैतिक विकास हुआ। तो देखिए विकास जो है वह क्या होता है, परिणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। यानी विकास में बहुत सारा ऐसा विकास है जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि विकास का सीधा मापन नहीं है, लेकिन कुछ विकास है जिसको हम माप सकते हैं, लेकिन वैसे हम जनरली सारे विकास को नहीं माप सकते हैं, कुछ विकास को हम माप सकते हैं। तो विकास को हम ऐसे कह सकते हैं कि विकास को हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। बिना वृद्धि के संभव है, यानी विकास जो है वो बिना वृद्धि का भी संभव है। अगर किसी आदमी का वृद्धि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि विकास उसका नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरे पड़ोस में, ठीक है, एक बच्चा था, ठीक है। वो शरीर से बड़ा ही दुबला पतला था, शरीर से बड़ा ही दुबला पतला था, लेकिन वो दिमाग का बड़ा ही तेज था, दिमाग का बड़ा ही तेज था। जो बड़ा बड़ा आदमी का दिमाग जितना नहीं चलता था वो उसका चलता था। तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का वृद्धि रुक गया था, लेकिन उस बच्चे का विकास हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि बिना वृद्धि का भी विकास संभव है। और फ्रेंड्स, विकास जो होता है ना वो जीवन भर चलता है। विकास कैसे चलता है? जीवन भर चलता है। विकास जो है ताहे उम्र चलने वाली प्रक्रिया है, यानी पूरे उम्र चलता है। यानी ये माँ के गर्भ से जो शुरू होता है वो कब्र तक जाता है, उम्ब टू टुम्ब जाता है। यानी विकास पूरे लाइफ चलता है, ये कभी नहीं रुकने वाला है, ये जीवन भर चलता है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास का एक निश्चित क्रम भी होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि विकास बिना निश्चित क्रम का ही हो जाता है, विकास का एक क्रम होता है, ठीक है। यह एक ऑर्डर का पालन करता है, विकास एक ऑर्डर में होगा, ठीक है। जैसे देखो बच्चा बैठना सीख रहा है, ठीक है, तब वो चलना सीख रहा है, तब वो दौड़ना सीख रहा है। तो देखो ये ऑर्डर का पालन किया। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे देखो बच्चा पहले छोटा छोटा शब्द बोलना सीखा, सही बात है, शब्द बोलना सीखा। अब ये क्या करेगा, देखो वाक्य बोलना सीखा, फिर ये लंबा लंबा भाषण देना शुरू कर दिया। तो देखो ये एक निश्चित क्रम का पालन कर रहा है। आप विकास के बारे में ऐसे भी कह सकते हो भाई कि विकास आंतरिक भी है और बाह्य भी है। विकास आंतरिक भी है और बाह्य भी है। आंतरिक मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहर। यानी बहुत सारा विकास आंतरिक होता है, बहुत सारा विकास बाह्य होता है। जैसे किसी के मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि आंतरिक विकास। लेकिन देखो अब किसी का शरीर का विकास हो गया तो इसको हम कहेंगे बाह्य। अब देखिए विकास हमारा सतत प्रक्रिया है। विकास हमारा क्या है? सतत प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यानी ये हम निरंतर चलते रहता है, ये कभी नहीं रुकता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास हमारा, ठीक है। और इसको हम इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस है, यानी ये कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा चलते रहेगा, ठीक है। विकास का विस्तृत क्षेत्र होता है। विकास का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत क्षेत्र। यानी विकास एक बड़ा क्षेत्र है और इसका वृद्धि जो है एक हिस्सा है। यानी डेवलपमेंट एक बड़ी इकाई है और ग्रोथ इसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। अब देखो भाई विकास के बारे में हम लोग यह भी जानते हैं कि शारीरिक विकास, ये फिजिकल डेवलपमेंट, ये मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, ये सांवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, ये मोटर डेवलपमेंट, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सोशल डेवलपमेंट, ये सभी विकास के आयाम हैं। यानी आयाम क्या हुआ, अब हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लो भाई आप खिचड़ी बनाते हो, ठीक है, आप खिचड़ी बनाते हो, ठीक है, और खिचड़ी बनाते हो तो आप क्या क्या यूज करते हो? आप चावल यूज करते हो, पानी यूज करते हो,
आप दाल यूज करते हो, आप मसाला यूज करते हो, आप उसमें सब्जी भी डाल देते हो, तो ये सब चीज़ से मिलकर देखो खिचड़ी बना, क्योंकि ये सारे चीज़ को हम मिलाए तब ये कहलाया खिचड़ी। तो उसी तरह देखो भाई, ये शारीरिक विकास, ये मानसिक विकास, ये सांवेगिक विकास, ये क्रियात्मक विकास, ये भाषाई विकास, ये सामाजिक विकास, ये सारे आयाम जब मिल जाते हैं तो ये पूरी तरह से डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। अब देखो भाई, ये जो भाषाई विकास है, ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इसको हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे तो जनरली हम लोग विकास को इस 4 रूप में समझते हैं। P फॉर फिजिकल यानी शारीरिक विकास, C फॉर कॉग्निटिव या मेंटल यानी मानसिक विकास, S फॉर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। तो हम लोग भाषाई विकास, ये जो संज्ञानात्मक विकास, ये तो आप समझ लिए हैं, यानी विकास के हम 4 पहलू में जो ये मेन है, ये फिजिकल, ये कॉग्निटिव, ये सोशल और इमोशनल है। अब देखिए, हम लोग जो फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट जो है हमारे शरीर से संबंध रखता है। ये फिजिकल डेवलपमेंट हमारे शरीर से संबंध रखता है। ये हमारे किससे संबंध रखता है? शरीर से संबंध रखता है। तो जो शरीर का डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखो भाई, हम लोग मोटर स्किल पढ़ते हैं। मोटर स्किल में हम लोग 2 चीज़ को पढ़ेंगे, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। तो मोटर स्किल में 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक फाइन मोटर स्किल है, ठीक है, और एक है ग्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल को पहले हम समझते हैं। फाइन मोटर स्किल में हम लोग छोटी मसल्स का यूज करते हैं, यानी छोटी मांसपेशी का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सूक्ष्म गति कौशल भी करते हैं। इस फाइन मोटर स्किल को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? सूक्ष्म गति कौशल। हम लोग इसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म गति कौशल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म गति कौशल। इसको हम लोग कहेंगे सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल, समझिएगा ध्यान से। तो फाइन मोटर स्किल क्या हो गया? सूक्ष्म गति कौशल। इसमें हम लोग छोटी मसल्स का यूज करेंगे। अब जैसे देखिए, आप पेन को पकड़ते हैं, आप कलम को पकड़ते हैं, आप पेन को पकड़ते हैं, ठीक है, ये जैसे देखिए कलम को आप पकड़ते हैं, कलम का पकड़ना। आप बताइए, ये कलम का पकड़ना आपका क्या हुआ? ये छोटी मसल्स का यूज करते हैं, ये फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। आप जैसे देखो चपाती को तोड़ते हो तो क्या करते हो? आप छोटी मसल्स का यूज करते हो, ठीक है। अब जैसे देखो, अब लड़की सब जो अपना आईब्रो में कुछ लगाती है या ओठ में लिपस्टिक लगाती है तो वो क्या करती है? ये छोटी मसल्स का यूज करती है। तो फाइन मोटर स्किल में हम लोग क्या करते हैं? छोटी मसल्स का यूज करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि आप देखो जैसे मोबाइल चला रहे हो और उंगली का प्रयोग कर रहे हो, आप लैपटॉप चला रहे हो, आप उंगली का यूज कर रहे हो, तो ये सब फाइन मोटर स्किल है। आप रोटी तोड़ रहे हो तो ये फाइन मोटर स्किल है, ठीक है। अब देखो लड़की आंख में काजल लगा रही है तो फाइन मोटर स्किल हुआ। अब ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है? जिसको हम लोग स्थूल गति कौशल कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल, स्थूल गति कौशल, स्थूल गति कौशल, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे कोई दौड़ रहा है तो देखिए दौड़ने में क्या होगा? बड़ी मसल्स का यूज होगा। कोई पेड़ पर चढ़ रहा है तो ये चढ़ना क्या हो गया? इसमें बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। अब देखो, जैसे कोई कूद रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। तो जैसे कि आप एक पैर पर खड़े हैं, एक पैर पर अगर आप खड़े हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं? बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए ग्रॉस मोटर स्किल होगा। अब हम आते हैं देखिए वृद्धि पर, जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। देखिए ये वृद्धि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए वृद्धि में मापन संभव है, यानी आप वृद्धि को माप सकते हो भाई। जैसे आप कह सकते हो
कि राम नाम का एक लड़का है भाई, इतना लंबा है, ठीक है, इतना चौड़ा है, इतना इसका वजन है, ठीक है। तो वृद्धि को हम माप सकते हैं कि भाई इसका हाइट इतना बढ़ा, इसका वजन इतना बढ़ा, तो हम इसको माप सकते हैं, यानी वृद्धि को आप माप सकते हैं, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं परिमाणात्मक, यानी जिसको मापना संभव हो, यानी ये परिमाण देगा, ठीक है, तो इसको हम वृद्धि कहेंगे। अब देखो वृद्धि क्रम में नहीं होता है, ये ऑर्डर का पालन कभी भी नहीं करता है। अब देखो एक बच्चा है, वो उसका वजन बढ़ गया तो लंबाई नहीं बढ़ा है। अब किसी दूसरे बच्चा का लंबाई पहले बढ़ गया तब वजन बढ़ा, तो ये ऑर्डर का पालन नहीं करेगा। यानी वृद्धि में आप समझ गए, वृद्धि को मापना संभव है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसीलिए इसको हम परिमाणात्मक कह सकते हैं। इसलिए परिमाण देगा कि भाई इसका इतना हाइट है, इसका इतना वजन है। ग्रोथ जो होगा ये क्रम में नहीं होगा, और ग्रोथ कुछ समय के बाद ये रुक जाता है। ऐसा थोड़ा है कि आपका लंबाई बढ़ रहा है, बढ़ते ही रहेगा, नहीं भाई, ये रुक जाएगा। कुछ समय के बाद आपका ग्रोथ रुक जाता है, और वृद्धि बाह्य होता है, ये बाहरी चीज़ होता है, ये दिखता है, ये आपको दिखता है, बाहरी चीज़ है ना, ये दिखता है। अब देखो भाई, ये शरीर का आकार से संबंध रखता है, ये शरीर का आकार से संबंध रखता है वृद्धि, यानी शरीर के आकार का बढ़ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रोथ हो गया। आप ग्रोथ को समझ गए। अब देखिए, अब आगे समझिए आप कि ये देखिए, ये जो पोषण है, ये पोषण, ये वंशानुगत, ये शारीरिक क्रियाएं, ये विकास को प्रभावित करता है। अब देखिए, एक बच्चे को जिस तरह से आप पोषण दीजिएगा, जिस तरह का भोजन दीजिएगा, उसका उस तरह का विकास होगा। एक बच्चे को जिस तरह का हेरिडिटी मिला है, उस तरह से उसका विकास होगा। एक बच्चा अपना जिस तरह से फिजिकल क्रिया करेगा, उस तरह से उसका विकास होगा। तो विकास को प्रभावित कौन कौन करता है? पोषण। जिस तरह का पोषण होगा उस तरह का उसका विकास होगा। जिस तरह का हेरिडिटी उसको मिलेगा उस तरह का विकास होगा। जिस तरह का वो शारीरिक क्रिया करेगा, अगर वो एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, खेल कूद करेगा, उस तरह उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये पोषण हो गया, ये वंशानुगत हो गया, ये शारीरिक क्रिया हो गया, ये विकास को प्रभावित करता है। अब देखिए, एक बात आप समझिए, विकास आप जब समझ रहे हैं तो इसके साथ में ये समझिए कि अधिगम जो होता है ये विकास के तरफ पूरे जीवन चलता है। यानी आप ऐसे कहिए ना कि जो विकास में फंक्शन होता है वो अधिगम में भी होता है। यानी अधिगम विकास के तरफ पूरे जीवन चलता है। जिस तरह विकास माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और कब्र तक जाता है, उसी तरह अधिगम के बारे में भी कहा जाता, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ये गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक जाता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। आपने एक बालक का नाम सुना होगा, अभिमन्यु, ठीक है, वीर अभिमन्यु, और इसने माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह का द्वार तोड़ना सीखा था। तो यहाँ यह दिखाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है ना वो गर्भ से शुरू हो जाता है, और ये अधिगम विकास के तरफ ये पूरे लाइफ चलते रहता है। एक्चुअली अधिगम क्या है? ये व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को दिखाता है। यानी आपका बिहेव में जो चेंजिंग हो गया तो ही ये अधिगम को दिखाता है। यानी बिहेव का चेंजिंग होना ही अधिगम है। तो फ्रेंड्स, हम आगे और बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग आते हैं विकास की अवस्था पर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं विकास की अवस्था। एक एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए उपयोगी है, ये आप जान कर रखिए। ये जो विकास है, ये विकास की अवस्थाएं हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्री नेटल स्टेज, ठीक है, जिसको हम लोग प्रसवपूर्ण अवस्था कहते हैं, और ये 9 महीने और 280 दिन का होता है। यानी प्रसवपूर्ण अवस्था इसलिए इसको कहा गया है कि ये प्रसव से पहले का अवस्था है। यानी ये 9 महीना 280 दिन जो रहता है, बच्चा माँ के पेट में रहता है, इसीलिए इसको प्री नेटल स्टेज कहते हैं, प्रसवपूर्ण अवस्था कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके बाद की अवस्था पर, जिसको हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं, अर्थात शैशवावस्था या शिशु वाला अवस्था। ये हमारा 0 से 2 वर्ष का होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें देखो, जब बच्चा इन्फेंसी में रहता है तो
तो उसमें नैतिकता बिल्कुल ही नगण्य रहता है, उसमें नैतिकता जो होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। ये 0 से 2 साल का बच्चा के लिए क्या प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति, इसके लिए सब समान है। इसको गुस्सा आएगा तो ये कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो इन्फेंसी में नैतिकता नगण्य रहता है, इसे अच्छा बुरा का कोई ज्ञान नहीं रहता है। और इस उम्र में देखो बच्चा पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है, अपने माता पिता पर डिपेंड रहता है, ये आप जान ही रहे हो। अगर ये 0 से 2 साल का जो उम्र है इसमें बच्चा पूरी तरह से किस पर, अपने माँ बाप पर डिपेंड है, चाहे वो सुसु करे या पोटी करे, वो देखो अपने पूरे पेरेंट्स पर डिपेंड है, वो अपने से कुछ भी नहीं कर पाता है भाई। तो ये 0 से 2 साल का जो इन्फेंसी है इसमें बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता या अपने बड़ों पर डिपेंड है। अब देखो भाई इस उम्र में यानी जो इन्फेंसी है इसमें जो बच्चा का जो बिहेव होता है, ये बिहेव जो होता है ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अब ये मूल प्रवृत्ति क्या है कि देखो अगर बच्चा को भूख लग जाएगा तो वो रोने लगेगा, वो रो रो कर चिल्लाएगा, अर्थात अपनी माँ को जैसे वो आवाज़ दे रहा कि हमें भूख लग गया है। अब देखो बच्चा का देखना कोई फेवरेट अगर कोई चीज़ है उसका अगर छीन लोगे देखना वो रोने लगेगा। जब बच्चा बहुत ज़्यादा खुशी में रहेगा देखना वो पूरा मस्ती से दम अपना दांत निपोड़ रहा है। तो इसका बिहेव इस समय मूल प्रवृत्ति का होता है। और ये जो इन्फेंसी है इसमें जो सीखने की गति होती है ना ये काफ़ी तीव्र होती, अति तीव्र होती है। यानी ये जो लर्निंग का जो गति होता है बहुत ही तीव्र होता है। यानी 0 से 2 साल की उम्र में तेज़ी से कोई चीज़ सीखता है, इतना तेज़ी से सीखता है कि मनोवैज्ञानिक इसके बारे में अगर बताएगा तो हम लोग दंग रह जाते हैं कि ये सीखने का सबसे स्पीड टाइम है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं चाइल्डहुड पर, ठीक है। और चाइल्डहुड को देखिए हम लोग 2 पार्ट में समझते हैं कि चाइल्डहुड हमारा क्या होता है, 2 हिस्से में बटा है। एक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और ये 2 से 6 साल का होता है। और दूसरा जो होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड है। दूसरा क्या है हमारा, लेटर चाइल्डहुड, अर्थात उत्तर बाल्यावस्था, ये लेटर चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड कितना प्रकार का हुआ, 2 तरह का, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब देखिए हम लोग अर्ली चाइल्डहुड पर बढ़ते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है ये पूर्व बाल्यावस्था जो होता है ये 2 से 6 साल का होता है। और इसमें बच्चा जो है कल्पना वाला खेल खेलता है। इसमें बच्चा कल्पना करता है, जैसे बच्चा क्या करता है, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता है, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता है, ठीक है। तो कभी कभी वो लोग पति पत्नी बन जाता है, तो कल्पना वाला खेल करता है जैसे वो कल्पना में जीता हो, ठीक है। और इस समय जो जिज्ञासा रहता है बच्चे में 2 से 6 साल में जो क्यूरियोसिटी होती है बड़ा ही प्रबल होता है, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। तो 2 से 6 साल जो होता है जो अर्ली चाइल्डहुड है इसमें क्यूरियोसिटी बड़ा ही प्रबल होता है, बहुत ही तेज होता है। अब देखो भाई इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है, वो कॉपी करके सीखता है। वो घर में जैसे देखेगा अपने पेरेंट्स को बोलते चलते वो तुरंत अनुकरण करता है, तुरंत कॉपी करके सीखेगा, समझ रहे हैं ना। और फ्रेंड्स ये जो एज है ये भाषा अर्जन का सबसे बेस्ट अवस्था है, ठीक है। ये भाषा लैंग्वेज एक्वाइजेशन का सबसे बेस्ट अवस्था इसको माना गया है। इसको भाषा एक्वाइजेशन का महत्वपूर्ण समय माना गया है। और इस उम्र को खिलौनों का उम्र कहा गया है, इस उम्र को टॉय एज भी कहा गया है कि भाई ये खिलौने का उम्र है। अब हम लोग आते हैं लेटर चाइल्डहुड में, हम लोग आते हैं लेटर चाइल्डहुड जो 6 से 12 साल का है। और लेटर चाइल्डहुड को स्कूल एज भी कहा जाता है क्योंकि इस उम्र में बच्चा स्कूल की तरफ जाने लगता है, ठीक है, इसीलिए इसको स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। इसको स्टोरेज एज भी कहा जाता है, यानी संग्रहण की अवस्था। इस उम्र में बच्चा अपने अपने पसंद का चीज़ को संग्रहण करने लगता है। जैसे हम लोग अपने बचपन में
जब नदी जाते थे तरह तरह का कंकड़ को जमा करते थे, ठीक है। तरह तरह का चीज़ स्टोरेज इस उम्र में बच्चा करता है, ठीक है। इस उम्र को गैंग एज भी कहा जाता है। इस उम्र में बच्चा गैंग में रहता है, अपना टोली बना लेता है। इसको टोली की भी अवस्था कहा जाता है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड को टोली की अवस्था भी कहा जाता है। इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसको स्मार्ट एज यानी स्फूर्ति का भी उम्र कहा जाता है। इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है और इसको डर्टी एज भी कहा जाता है। इस उम्र में बच्चा क्या करता है, खूब गंदा करता है। जैसे मान लो वो स्कूल से जा रहा है तो रास्ते में वो क्या किया, धूल उठा लिया, धूल उड़ा रहा है। तो अगर वो खाना खा रहा है तो खाना कपड़ा पर गिरा दिया। तो इस तरह से वो अपने आप को पूरा डर्टी करता है, इसलिए इसको डर्टी एज भी कहा जाता है। और इस एज को लॉजिकल थिंकिंग एज भी कहता है। इसमें बच्चा में तार्किक चिंतन आ जाता है, वो तर्क करने लगता है, उसमें तार्किक चिंतन आ जाता है। और इस उम्र को अनक्यू एज भी कहा जाता है। इस उम्र को अनक्यू एज मतलब अद्वितीय उम्र कहा जाता है। अनक्यू एज मतलब अद्वितीय उम्र। हर आदमी चाहता है कि फिर से ये बचपन लौट जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में बच्चा समूह में खेलना पसंद करता है, वो ग्रुप बनाकर खेलना पसंद करता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि वो समलैंगिक व्यक्ति को मित्र बनाता है। इस उम्र में जो बॉय है वो बॉय को ही अपना फ्रेंड बनाएगा। अगर कोई गर्ल है तो वो गर्ल को ही फ्रेंड बनाएगा। अब हम आते हैं एडोलसेंस के तरफ, किशोरावस्था के तरफ। ये जो किशोरावस्था है इसको हम लोग समझते हैं एडोलसेंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एज होता है। ये 13 से 18 साल का, ठीक है। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये किशोरावस्था जो है 13 to 18 है। किसी किसी बुक में 19 भी लिखा है। तो इस किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। और फ्रेंड्स, ये जो किशोरावस्था है ये जीवन का काफ़ी हार्ड पीरियड है, बहुत कठिन समय है। ये जीवन का सबसे कठिन दौर है। इसको आंधी तूफान का काल कहा जाता है। इसमें बच्चा जो रहता है अपने आप को अस्त व्यस्त पाता है, ठीक है। जिस तरह आंधी में क्या होता है, जैसे देखते हो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, ऐसे ही ये एडोलसेंस है, अस्त व्यस्त हो जाता है। इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसको लाइफ का गोल्डन एज भी कहा जाता है। सुनहरा मीठा मीठा सपना खूब देखा जाता है। और इसमें वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप की भावना होती है। किसी को अपना आइडियल मान लेता है, जैसे कोई सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल मान लेता है, कोई विराट कोहली को अपना आइडियल मान लेता है, ठीक है। कोई विराट कोहली को अपना आइडियल मानता है। कोई कहता भाई मेरा तो धोनी आइडियल है, ठीक है। तो कोई सलमान खान को अपना आइडियल मान लेता है। तो कोई सुभाष चंद्र बोस को अपना आइडियल मानता है, ठीक है। तो कोई कहता नहीं भाई हम हनुमान जी को आइडियल मानेंगे। तो इसमें क्या होता है, वीर पूजा की भावना आ जाती है। अब देखो ये एडोलसेंस में क्या होता है, एडोलसेंस में हार्मोनल चेंज हो जाता है। इसमें बॉय और गर्ल में क्या होता है, हार्मोनल चेंज हो जाता है, हार्मोन का चेंज होता है, इसीलिए उसका शारीरिक बदलाव भी हो जाता है। और एडोलसेंस में क्या होता है, मेल और फीमेल में जो होता है लंबाई और भार में वृद्धि हो जाता है, ये तो आप जान रहे हैं। और एक बात जो है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, 12 से 14 वर्ष के उम्र में जो गर्ल रहता है, जो लड़कियां रहती है, उसका लेंथ और मांसपेशी बड़ा तेज़ी से बढ़ता है। 12 से 14 साल के उम्र में जो है लड़की का लेंथ और मांसपेशी तेज़ी से बढ़ता है। और वहीं दूसरी ओर 14 से 18 वर्ष में, ये जो 14 से 18 वर्ष आप देख रहे हैं ना, इसमें बॉय का लंबाई और मसल्स जो होता है तेज़ी से बढ़ता है, ये आप समझिएगा। अब देखिए आगे बढ़िए और समझिए कि एडोलसेंस में प्रजनन अंग जो है ये विकसित हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। प्रजनन अंग जो होता है वो डेवलपमेंट हो जाता है। और एडोलसेंस में किशोरावस्था को दुविधा की अवस्था कहा जाता है। इसमें क्यों, कैसे, कहाँ, एक उलझन की अवस्था रहता है। और एडोलसेंस में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। जैसे कोई बॉय है वो गर्ल के तरफ आकर्षित होगा और कोई गर्ल है तो वो बॉय के तरफ आकर्षित होगा। ये एडोलसेंस का बड़ा ही खूबी है। अब देखो भाई, मित्र बनाने की प्रवृत्ति इस उम्र में बहुत तेज हो जाता है।
दोस्त को सब कुछ समझ बैठता है, एडोलसेंस अपने फ्रेंड को ही सब कुछ समझ लेता है। फ्रेंड के सामने वो अपने मदर और फादर को भी कुछ नहीं समझता है, उसको लगता है कि मेरा फ्रेंड ही सब कुछ है। जैसे देखो, अगर उसका फ्रेंड कहेगा कि ये कोर्स कर लो तो वो वही कोर्स करेगा। अगर कहेगा कि ये कपड़ा ले लो, ये कपड़ा ले लो, तो वो पेरेंट्स का बात नहीं मानेगा, वो अपना फ्रेंड का बात मानेगा कि हमें यही कपड़ा लेना है। यानी वो अपने दोस्त को ही सब कुछ समझने लगता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पर। अब हम लोग आते हैं ये डेवलपमेंट के सिद्धांत पर। अब देखिए हमारा पहला सिद्धांत क्या है, हमारा है कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि हर जाति अपने ही पैटर्न का पालन करता है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न क्या कहता, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि हर जाति अपने ही जाति के पैटर्न का पालन करता है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो भाई इंग्लैंड का बच्चा हो, ठीक है, इंग्लैंड का बच्चा हो या इंडिया का बच्चा हो, उसका पैटर्न तो सेम होगा ना। देखो जैसे कहने का मतलब इंग्लैंड का बच्चा का जब जन्म होगा तो वो भी रोता है, तो इंडिया का बच्चा भी जन्म लेता है तो रोता है। तो कहने का मतलब सिमिलर पैटर्न होता है। जैसे जिस तरह मान लो इंडिया का हाथी जिस तरह का होता है, उसी तरह अमेरिका का भी हाथी होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न यही कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न क्या कहता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत कि हर जाति जो है अपने ही पैटर्न का पालन करता है, ठीक है। चाहे वह इंडिया का बच्चा रहे, चाहे वह इंडिया का बच्चा रहे या कनाडा का बच्चा रहे, वह सिमिलर पैटर्न को पालन करेगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पढ़ते हैं, यानी दिशा का सिद्धांत। ये दिशा का सिद्धांत में हम लोग जो एक है सिफेलोकोडल, ये सिफेलोकोडल में देखिए किसका विकास होता है, ये हेड से टो तक जाता है सिफेलोकोडल में। सिफेलोकोडल सी से होता है सिर, यानी सिर से पैर तक। सिफेलोकोडल में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ विकास का दिशा होता है, ठीक है। अब इसी में देखिए क्या है, प्रोक्सोमोडिस्टल है। ये देखिए प्रोक्सोमोडिस्टल है, इसमें विकास क्या होता है, मिडिल से लेकर बाहर की तरफ होता है। तो सिफेलोकोडल में क्या होता है, सिर से लेकर पैर तक, लेकिन प्रोक्सोमोडिस्टल में विकास जो होता है ये मध्य से बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। अब हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं और समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत हम लोग समझते हैं। हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। अब देखिए यह सिद्धांत क्या कहता है, ये समझिए। ये सिद्धांत कहता है कि विकास जो होता है ना, सामान्य से विशिष्ट के तरफ जाता है, ये सरल से जटिल के तरफ जाता है। यानी डेवलपमेंट पहले सामान्य होता है तब विशेष के तरफ जाता है, ठीक है। जैसे एक छोटा बालक क्या होगा, पहले बैठना सीखेगा तब वो दौड़ना सीखेगा। ऐसे थोड़ा होता है वो दौड़ना सीख लेगा तब बैठना सीखेगा। एक बच्चा छोटा वाक्य पहले सीखेगा तब वो बड़ा वाक्य सीखेगा। तो देखो भाई ये सरल से जटिल की ओर जाएगा। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं निरंतरता का सिद्धांत पर कि ये निरंतरता का सिद्धांत क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है। ये निरंतरता का सिद्धांत यानी विकास का कहता है पूरे जीवन, ये विकास जो है पूरे जीवन चलता है, पूरे लाइफ चलता है, ये कभी नहीं रुकता है, ना रुकने वाला, ना रुकने वाला, ना रुकने वाला, ये हमेशा चलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा। यानी ये माँ के गर्भ से जो शुरू होगा कब्र तक चलते रहेगा। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रीडिक्टेबिलिटी पर, यानी पूर्वानुमान का सिद्धांत। ये पूर्वानुमान का सिद्धांत में पहले अनुमान लगा लिया जाता है कि भाई विकास किस दिशा में होगा। यानी एक तरह से ये कहिए कि विकास की पहले से ही भविष्यवाणी
कर ली जाती है। अब देखो बच्चा को अच्छा माहौल मिला है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं भाई एक बच्चा यहाँ तक जाएगा। अब हम आते हैं एकीकरण का सिद्धांत पर, समझिए आप ध्यान से एकीकरण का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस क्या है। अब देखो एकीकरण का सिद्धांत में जो होता है ना, ये काम जब हम लोग करते हैं तो हाथ और पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं। हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं एकीकरण का सिद्धांत। जैसे कभी अगर आप लोग दौड़ते हो, तो जब दौड़ते हो तो देखिए आपका पैर भी चल रहा है और फिर देखिए हाथ भी, तो पैर और हाथ ये दोनों मिलकर काम करता है, ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो देखो साइकिल में आप क्या करते हो, आपका पैर से आप पैडल मारते हो और हाथ से हैंडल पकड़ते हो, तो इसको आप एकीकरण का सिद्धांत समझिए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट पर। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट देखिए क्या कहता है, ये अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो है वो परस्पर डिपेंड है। जो हमारा विकास है जैसे फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, यह एक दूसरे से परस्पर संबंध रखता है, ये सिद्धांत कहता है। अब देखिए अब एक है वर्तुकाल बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, यानी विकास सीधा नहीं चलता है। हम आपको समझा रहे हैं कि विकास भाई आपका सीधा ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसे चलेगा तो गड़बड़ चलेगा। तो विकास हमारा ऐसे वर्तुल चलता है, ऐसे चलता है, ना कि ऐसे चलता है। अब आप समझिए आज का जो अंतिम टॉपिक है कि विकास जो है ना, ये विकास जो है ये एक्चुअली क्या है, ये D बराबर H गुना E है। यानी D से आपका डेवलपमेंट हुआ, S से हेरिडिटी हुआ और E से इन्वायरमेंट हुआ। तो D क्या है, H और E, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों का भूमिका है। और इसको आप बढ़िया से समझिए कि अगर आप कहिएगा कि खाली इन्वायरमेंट से विकास हो जाएगा तो नहीं होगा, आप कहिएगा कि खाली हेरिडिटी आनुवंशिकता से विकास हो जाएगा तो नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के लिए ये दोनों चीज़ चाहिए, हेरिडिटी भी चाहिए और इन्वायरमेंट भी चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप वीडियो को लाइक करेंगे और आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।